अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने उसमें एप्लीकेशंस पढ़ी थी ट्रांजिस्टर्स की, कि ट्रांजिस्टर को जब हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम करवा रहे हैं तो वो किन रीजन में और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम एज एन एम्पलीफायर काम कर रहे थे हमने इसका वोल्टेज गेन फाइंड किया था, एसी वोल्टेज गेन फाइंड किया था और हमने देखा था कि वोल्टेज गेन मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है कि वो एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन हो रही है, और अगर वोल्टेज गेन मिनिमम होगा तो इसका मतलब उसमें एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही थी। वो मैक्सिमम किस तरीके से आया था, हमने इसका वोल्टेज गेन फाइंड किया, ए वी टू आर सी, कैपिटल आर सी ओवर आर ई प्राइम, उसके इंटरनल लिमिटर की रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया। हमने कहा कि वोल्टेज गेन इसका मैक्सिमम आ रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच बिहेव करवाया और हमने कहा कि ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में जब काम कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो एज अ स्विच बिहेव कर रहा है। अगर वो सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है तो एज अ ऑन स्विच बिहेव कर रहा है, और अगर वो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एज अ ऑफ स्विच बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह फिर हमने उसके साथ ट्रांजिस्टर के साथ एक सीरीज में एलईडी लगा के चेक किया कि वो एलईडी जो है वो ऑन ऑफ हो रही है या नहीं हो रही। तो वो जब वो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में जाते हैं तो उस टाइम वो ट्रांजिस्टर के उसके साथ जो एलईडी लगी हुई है वो ऑन और ऑफ स्विचिंग का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ है, कि स्टेबल है वो पॉइंट, या ऐसा कह लें कि ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट कि जब हम उसको बाइसिंग वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी बाइसिंग जो है उस पॉइंट पे स्टेबल बाइसिंग हो रही है, एग्जैक्ट बाइसिंग हो रही है, प्रॉपर बाइसिंग हो रही है उस पॉइंट पे। ठीक है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट का नाम भी देते हैं या क्विसेंट पॉइंट का नाम भी देते हैं, क्यू कैपिटल। ठीक है, अभी आगे चल के देखेंगे, आप लिखा होगा क्यू कैपिटल का नाम यानी क्यू पॉइंट, या उसको क्विसेंट पॉइंट का नाम भी देते हैं। क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसकी बाइसिंग जो है वो प्रॉपर बाइसिंग हो रही है। ठीक है, प्रॉपर बाइसिंग या इम्प्रॉपर बाइसिंग का क्या मतलब है, कि प्रॉपर बाइसिंग हम कह रहे हैं कि हो रही है तो इसका क्या मतलब है। प्रॉपर बाइसिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने इनपुट दी उस हिसाब से जब उसकी आउटपुट आई, वो एम्पलीफाइड होकर आउटपुट आई, तो वो जो एम्पलीफाइड आउटपुट है उसका पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल में से कोई हिस्सा क्लिप नहीं हो रहा। जैसे कि हमने क्लिपर्स या लिमिटर्स में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि लिमिटर्स में क्या काम करता है कि उसके कुछ पार्ट को, पॉजिटिव साइकिल को या नेगेटिव साइकिल को क्लिप ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट में भी यही है कि हम अगर क्यू पॉइंट स्टेबल होगा, क्यू पॉइंट अगर प्रॉपर होगा तो इसका मतलब है कि उसकी आउटपुट भी प्रॉपर आ रही होगी। अगर क्यू पॉइंट इम्प्रॉपर होगा, अनस्टेबल होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी जो आउटपुट आ रही है वो लिमिट होके आ रही है, उसका या तो पॉजिटिव साइकिल लिमिट होके आएगा या उसका नेगेटिव साइकिल लिमिट होके आएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर बाइसिंग या प्रॉपर बाइसिंग से मुराद यही है कि हमारी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आए, पूरी आए, उसके कुछ पार्ट क्लिप होके ना आए। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट, वो पॉइंट जिस पे हमारी आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो प्रॉपर आएगी, उसको हम स्टेबल क्यू पॉइंट का नाम देंगे। उसको हम, उस सर्किट को हम कहेंगे कि इस सर्किट की जो बाइसिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से उसकी बाइसिंग हो रही है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जो है हमारा कि अब सर्किट हमने सबसे पहले तो ड्रॉ करना है। ये सर्किट वही सर्किट है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो जिसमें आपने इसके लिए बाइसिंग के उसके लिए आपने यूज़ किया था, स्विचिंग के लिए यूज़ किया था आपने, या एम्पलीफिकेशन के लिए जो सर्किट आपने बनाया था वही सर्किट है। जैसे इसमें वैल्यूज़ को आपने साथ में उसकी वैल्यू पुट कर दी है कि आर बी की वैल्यू है, आर सी की वैल्यू है। ठीक है, वी बी की वैल्यू क्या है, वी सी सी की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यूज़ जैसे आपने साथ में उसके पुट कर दी है। ठीक है, आर सी कोलेक्टर रेजिस्टेंस आपकी कितनी लगी हुई है, आर बी बेस रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बेस रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू 10 किलो ओम्स है, कोलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू 220 ओम्स है, बीटा डीसी आपको 100 दे दिया गया है, वीसीसी और वीवीबी इसके साथ यहाँ देखिए ये एक एरो शो लगा हुआ है, ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वीवीबी की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वीसीसी की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। ये 0 से लेकर 5 तक है, ये 0 से लेकर 10 वोल्ट्स तक है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से ये कोलेक्टर करंट आएगा, ये इसका मीटर करंट होगा, ये इसका बेस करंट होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। इन वैल्यूज़ के हिसाब से जब हम इसको वेरी कर रहे होंगे, ठीक है, ये वही कोलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं जो हमने पहले ड्रॉ की थी। ठीक है, उन्हीं में जस्ट वैल्यूज़ पुट करके आपको दे दी गई है। जब आप बेस वोल्टेज जो है वो 0 से लेकर 5 तक आप उसको इंक्रीज़ कर रहे होंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके आई बी की वैल्यू जो है वो 100 माइक्रो एम्पेयर होगी। अगर आपकी आई बी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पेयर होगी तो उस टाइम आपका आई सी जो होगा वो तकरीबन 5 मिली एम्पेयर होगा, और वी सी ई जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी आई बी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पेयर आ रही है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है,
तो ये कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास आई बी 200 होगा, आई बी 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 माइक्रो एम्पेयर होंगे। इनमें से कुछ ये इसको वेरी जो कर रहे हैं ज़ाहिर है, तो वेरी करते हुए ये डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। वो कैलकुलेशन करने की बजाय ये आई बी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख दी गई है कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपके पास आई बी की ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, तो उसके हिसाब से आपके जो आई सी आ रहा है वो ये आ रहा है, और आई बी सी की वैल्यू ये आपके पास आ रही है। ठीक है, अब पहला केस, इसको हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज से इसके देखेंगे, 3 डिफरेंट केसेस इसके देखेंगे। सबसे पहला केस क्या है कि अगर आपके पास आई बी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पेयर है और उसी टाइम में आपके पास आई सी जो है वो 20 मिली एम्पेयर्स आ गया है। किस तरीके से आया? बीटा इज इक्वल टू आई सी और आई बी का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। आपको जस्ट आपको दे दिया गया है, एक मिनट मैं यहाँ से इसका पॉइंटर ऑन करती हूँ। ठीक है, आपको आई बी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पेयर, पहला केस आपको दे दिया गया कि आई बी आपके पास 200 माइक्रो एम्पेयर है। अगर आपके पास आई बी 200 माइक्रो एम्पेयर है तो उस टाइम आपका आई सी क्या होगा? आई सी आपको फाइंड करना होगा। यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया गया ना कि आई सी 20 मिली एम्पेयर है, ये कैसे आया है? ठीक है, आपके पास बीटा की वैल्यू है, ये मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ठीक है, बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी के इक्वलेंट है। आई बी की वैल्यू आपको 200 माइक्रो एम्पेयर दे दी गई है, बीटा की वैल्यू आपको 100 दे दी गई है। ठीक है, पिछली स्लाइड में देखें आपको बीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि बीटा डी सी जो है वो आपके पास 100 है, बीटा 100 है आपका, आई बी 200 माइक्रो एम्पेयर है, तो उस हिसाब से आप आई सी फाइंड कर लेंगे। आई सी इज इक्वल टू 200 माइक्रो एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय बीटा 100, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 मिली एम्पेयर आएगा आई सी की वैल्यू। ठीक है, आई सी आपके पास आ गया, आई बी आपके पास मौजूद है, बीटा आपके पास मौजूद है, तो इस तरीके से आप इसकी वी सी ई फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। वी सी सी आपके पास 10 वोल्ट है, आई सी आपने 20 मिली एम्पेयर फाइंड किया, आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस जो आपकी 220 ओम्स आपको दे दी गई है, तो इस तरीके से आपके पास वी सी ई की वैल्यू जो आई है वो 5.6 वोल्ट आई है। ठीक है, आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि हमें कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में 2 ही वैल्यूज़ चाहिए थी। एक हमें इसका वी सी इन वोल्ट्स चाहिए था और एक हमें इसका आई सी चाहिए था मिली एम्पेयर्स में। ठीक है, तो आई सी 20 मिली एम्पेयर्स आ गया और वी सी ई वोल्ट्स में जो आया वो आया 5.6 वोल्ट आया है। तो हम इस कलेक्टर 200 माइक्रो एम्पेयर वाली जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व थी, यहाँ पिछली स्लाइड में देखें, ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास 100 माइक्रो एम्पेयर भी है, 200 माइक्रो एम्पेयर भी है, 300, ये डिफरेंट हमने आई बी के सिनेरियोज बनाए हुए हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं इसकी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसके डिफरेंट आई सी और वी सी ई भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आई बी जो आपका 200 माइक्रो एम्पेयर है, इस पे हमने फाइंड किया है आई सी और वी सी ई। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ये हमने आई बी 200 माइक्रो एम्पेयर पे, आई सी 20 मिली एम्पेयर और वी सी ई आपने 5.6 वोल्ट इसका फाइंड कर लिया। अब इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो आई सी आपका 20 मिली एम्पेयर आया और वी सी ई आपका 5.6 वोल्ट आया, इसको आप आई बी की कर्व पे इस पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है। ये आपके पास 5 वोल्ट है और यहाँ पे ये तकरीबन ये 5.6 वोल्ट है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे ये 5.6 वोल्ट है और इसी तरीके से इसको अगर देखें, इस क्यू पॉइंट को जब वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये तकरीबन ये 20 मिली एम्पेयर्स के अक्रॉस आ रहा है तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका 20 मिली पे आपका ये इसका आईसी की वैल्यू आ रही है, तो ये आपका क्यू पॉइंट आ गया है, ये आपका Q1 पॉइंट आ गया है। क्योंकि हमने डिफरेंट केसेस देखे हैं, तो पहले केस में हमारे पास ये पहला Q1 पॉइंट आ गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि ये जो आपने VCE फाइंड किया है, ये एक्चुअली आपका VCEQ है। इसको आप इसके साथ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका VCEQ है, ये Q पॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड की है। ये जो आपने IC फाइंड किया है, इसके साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका ICQ है, ये आपका Q पॉइंट है। क्योंकि हमने अभी सैचुरेशन कट ऑफ वैल्यूज़ तो फाइंड नहीं की ना, तो फिर ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये आपकी Q पॉइंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में इतना भी सिर्फ कहा जा सकता है कि आप Q पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, आपको जब Q पॉइंट कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको ICQ फाइंड करना है और VCEQ भी फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो ये यहाँ मेंशन हुए हैं कि ICQ इज इक्वल टू बीटा DC इंटू IB। ठीक है, इसको IBQ भी कह सकते हैं कि ये आपका Q पॉइंट की वैल्यू, या बल्कि ये तो कर्व है आपकी ना, ये तो IB की कर्व है, इसको Q नहीं लिखेंगे आप, IC को Q लिखेंगे, ICQ, और ये आपका VCEQ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपकी Q पॉइंट वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। ये VCEQ इज इक्वल टू VCC माइनस ICQ RC हो गया,
और इसी तरीके से आपका आई सी क्यू आपका फाइंड हो गया इससे बीटा डी सी इंटू आई बी से। तो ये आपकी क्यू पॉइंट वैल्यूज़ आ गई। आपका पहला क्यू पॉइंट आया, कहाँ पे आया, 5.6 वोल्ट पे और 20 मिली एम्पेयर्स पे इसका पहला क्यू पॉइंट आ गया जब आपके पास आई बी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पेयर थी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में देखें, सेकंड केस में क्या है कि अगर आपके पास आई बी की वैल्यू 300 माइक्रो एम्पेयर है तो उस टाइम आपका आई सी क्यू का क्या आ रहा है, 30 मिली एम्पेयर्स आ रहा है। वही जो पिछली स्लाइड में मैंने फॉर्मूला लिखा है वही फार्मूला यूज़ करते हुए बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आई सी क्यू इज इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो वी सी ई क्यू आपका जो आ रहा है वो 3.4 वोल्ट आ रहा है। तो अब 300 माइक्रो एम्पेयर वाली कर्व पे मैंने क्यू पॉइंट जब ड्रॉ किया तो ये क्यू पॉइंट जो आ रहा है वो 30 मिली एम्पेयर पे आ रहा है और यहाँ 3.4 वोल्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आई बी की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 200 माइक्रो एम्पेयर थी, पिछली स्लाइड में देखें 200 माइक्रो एम्पेयर थी, तो आपका आई सी जो था वो 20 मिली एम्पेयर था। फिर आपकी आई बी की वैल्यू बढ़ी 300 माइक्रो एम्पेयर पे आई, अब आपका क्यू पॉइंट जो है वो और ज़्यादा इधर सैचुरेशन के करीब होता जा रहा है। ठीक है, आई बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आई सी की भी उसी के साथ इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आई बी और आई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने फॉर्मूला देखा बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, वहाँ अगर आप आई सी फाइंड कर रहे हैं तो आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी इंटू आई बी, तो आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। बीटा आई सी और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई सी और आई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आई सी की वैल्यू चेंज हो रही है इसके मतलब है कि हमारे पास आई बी भी चेंज हो रहा है। हाँ, अगर बीटा चेंज हो रहा है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा आई सी भी चेंज हो रहा है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं ये लास्ट स्लाइड में जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है मैं उससे बात कर रही हूँ, ये इस इक्वेशन से बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी है। ठीक है, यहाँ अगर आप इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि ये आपके पास इसका आई सी है, तो दिस आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। ठीक है, ये आपके पास आई सी है, यहाँ पे आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। दिस आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी, आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। ये दोनों आई सी और आई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आई बी आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है आपका आई बी, तो उस टाइम में आपका आई सी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई सी और आई बी। ठीक है, हाँ, हम ये कहते हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने से आपका बीटा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम में आपका बीटा भी इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर बीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आपका आई सी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आई सी जो है वो बीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आई सी आई बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीटा के चेंज होने से भी आई सी चेंज हो रहा है और आई बी के चेंज होने से भी आई सी चेंज हो रहा है। ठीक है, बीटा, ये जो सर्किट आप बना रहे हैं ये सारा सर्किट आपका बीटा डिपेंडेंट सर्किट है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। और बीटा जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के चेंज होने से बीटा चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा सर्किट जो है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कि अगर टेम्परेचर की इस सर्किट जहाँ ये सर्किट जहाँ पे आप बना रहे हैं, जहाँ रखा हुआ है उस एरिया का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका बीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। और अगर बीटा चेंज हो रहा होगा तो फिर इसका कलेक्टर करंट भी चेंज हो रहा होगा, और अगर कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका क्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो यही स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हम इसके ये क्यू पॉइंट्स जो है हम इसको देखते हैं कि ये क्यू पॉइंट जो है वो प्रॉपर कहाँ आता है, उसकी स्टेबिलिटी कहाँ अचीव होती है। वो क्यू पॉइंट जहाँ पे उसकी आउटपुट प्रॉपर आ रही होगी उस क्यू पॉइंट को हम स्टेबल क्यू पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसके डिफरेंट सिनेरियोज देख रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव इसकी की जा सकती है। तो सेकंड केस में हमने देखा कि जैसे ही हम उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके करंट को, आई बी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ ही उसका आई सी भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई सी इसका जो है वो 30 मिली एम्पेयर्स पे चला गया और उस टाइम में इसका वी सी जो है वो डिक्रीज़ हो गया। आई बी के इंक्रीज़ होने से आई सी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वी सी ई की वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है, इस जीरो वाली साइड पे। पहले आपकी 5.6 वोल्ट थी, अब फिर आपकी 3.4 वोल्ट आई है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट केस देखें। थर्ड केस में क्या है कि आई बी आपका 400 माइक्रो एम्पेयर है, उस टाइम में आपका आई सी 40 मिली एम्पेयर्स आया और वी सी ई की वैल्यू जो है वो 1.2 वोल्ट्स आ गई, मज़ीद कम हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्यू पॉइंट की वैल्यू, आप आई बी की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, आई बी की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो आपकी आई सी की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। देखें,
लेकिन उसी टाइम में आपकी जो VCE की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। पहले 5.6 वोल्ट थी, फिर 3.4 वोल्ट आई, फिर अब क्या आई है 1.2 वोल्ट्स आई है। इन्हीं तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट Q पॉइंट्स जो हैं, ये Q1 पॉइंट था जब आपके IB की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पेयर थी, फिर Q2 पॉइंट जब आपके IB की वैल्यू 300 माइक्रो एम्पेयर है, फिर ये Q3 पॉइंट जब आपके IB की वैल्यू 400 माइक्रो एम्पेयर है। जैसे जैसे करंट IB बेस करंट इंक्रीज होता जा रहा है, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले 20 मिली एम्पेयर्स था, फिर 30 मिली एम्पेयर्स, फिर 40 मिली एम्पेयर्स पे चला गया, ठीक है। लेकिन इसी टाइम में आपका जो VCE कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज थी वो डिक्रीज हो रही है। पहले 5.6 वोल्ट थी, फिर 3.4 वोल्ट हुई, फिर 1.2 वोल्ट्स पे गई, ठीक है। तो कलेक्टर करंट जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, तो उस टाइम क्या हो रहा है कि आपका Q पॉइंट ज़्यादा सैचुरेशन के करीब जाता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो सैचुरेशन के करीब जाता जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि वो ऑन स्विचिंग की तरफ जा रहा है। और अगर ये Q पॉइंट, जैसे ये Q1 पॉइंट है, ये आपका जो है ज़्यादा कट ऑफ के करीब है, तो इसका मतलब है कि ये ऑफ होने वाली साइड पे ज़्यादा है। तो ये जो सेंटर्ड Q पॉइंट है Q2 जो है, ये आपका स्टेबल Q पॉइंट है, वो ना ही ज़्यादा कट ऑफ की तरफ है, ना ही ज़्यादा सेचुरेशन की तरफ है। यही स्टेबिलिटी हमने अचीव करनी है, हमने ऐसा Q पॉइंट हासिल करना है कि जो स्टेबल हो, जिससे उसकी आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो एग्जैक्ट आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ही इसी Q2 को अगर हम सेंटर्ड लाइन कंसिडर करें कि ये वो जीरो रेफरेंस लेवल है जिसके ऊपर हमने वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, इसके हिसाब से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म आएगी, उसको हम इस तरीके से इन्हीं लाइंस को इन्हांस करके हम कह सकते हैं कि ये इसका अगर जीरो रेफरेंस लेवल है तो इस रेफरेंस लेवल से इसकी जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये जीरो रेफरेंस लेवल 300 माइक्रो एम्पेयर पे था, 300 से ये कहाँ गया 400 पे गया, और यहाँ से भी करंट भी जो था वो 30 से 40 पे गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप जीरो रेफरेंस लेवल से पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं या इंक्रीजिंग साइड पे जा रहे हैं, तो इधर भी करंट भी जो है वो जीरो रेफरेंस लेवल से इंक्रीजिंग साइड पे जा रहा है। लेकिन जब यहाँ जीरो से इधर आया तो ये डिक्रीजिंग साइड पे है, तो ये भी डिक्रीजिंग साइड पे चला गया, ठीक है। इसी तरीके से इसी सेंटर रेफरेंस लेवल को अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ इन्हांस कर दें, तो आप यहाँ देखें जीरो से इंक्रीजिंग साइड पे गया है, लेकिन इस साइड पे क्या हो रहा है कि ये जीरो से यही लाइंस जो हैं, ये वाली, ये देखें, ये Q2 से आप अगर Q पॉइंट को कंसिडर करें तो ये Q2 से Q3 की तरफ इंक्रीजिंग वाली साइड पे गया है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो पे आया, Q2 पे वापस आया, और Q2 से वापस ये Q1 की तरफ गया, ठीक है। अब इसी को हमने वोल्टेज की साइड पे भी ड्रॉ करना है, इसी सिग्नल को हमने वोल्टेज की साइड पे भी ड्रॉ करना है। तो ये Q2 से Q1 पे जा रहा है। आपका ये वाला जो पॉइंट है ये Q2 पॉइंट है, और ये आपका Q1 पॉइंट है, ठीक है। तो Q2 से Q1 पॉइंट की तरफ आपका जा रहा है, ठीक है। और फिर Q2 से Q3 आपका ये Q1 है और ये Q3 है। इसको ये ज़रा एक्चुअली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको Q1 बोला है मैंने इसको। ये Q3 है आपका, ठीक है। ये Q1 था, ये Q2 था, और ये Q3 था। Q2 से Q3 की तरफ गया, यहाँ भी मैंने ड्रॉ किया सिग्नल, तो Q2 से Q3 की तरफ ड्रॉ किया, फिर उसके बाद Q2 से वापस Q1 की तरफ आया। अब यहाँ पे देखें कि सिग्नल इन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे वो इंक्रीजिंग फॉर्म में था, यहाँ पे वो जो सिग्नल है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है कि 3.4 से वो 1.2 की तरफ पहले गया है, फिर 1.2 से वापस 3.4 पे आया, और फिर 3.4 से वो 5.6 वोल्ट पे गया। 180 डिग्री यहाँ पे फेज शिफ्ट आ गया है, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ये फेज शिफ्ट क्यों आ रहा है। तो फेज शिफ्ट का रीज़न यही है कि जब आपका बेस करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो उस टाइम आपका कलेक्टर करंट भी इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन उसी टाइम में आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। एक ही टाइम में आपका करंट तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ये जो डिक्रीजिंग आ रही है वैल्यू, इसकी वजह से इसके अंदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ रहा है। वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया लेकिन उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया है, ठीक है। तो ये फेज शिफ्ट का रीज़न इसके ये Q पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है और इसमें एम्पलीफिकेशन होती है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट इसकी लिखा हुआ है कि हमने ये लोड लाइन कैसे ड्रॉ की। लोड लाइन पहले भी मैंने आपको बताया था कि लोड लाइन जो है वो क्यू पॉइंट्स को मिलाते हुए या मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट और मैक्सिमम कट ऑफ पॉइंट को मिलाते हुए हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, या डिफरेंट क्यू पॉइंट वैल्यूज़ को आपस में ज्वाइन करते हुए हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये Q1 था, Q1 को Q2 से ज्वाइन कर दिया, Q2 को Q3 से ज्वाइन कर दिया, और फिर इसको आगे ये मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट है इससे ज्वाइन कर दिया, और इसी तरीके से इस Q1 पॉइंट को इस मैक्सिमम कट ऑफ पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी लोड लाइन ड्रॉ कर दी। और ये लोड लाइन आपकी इस ऑपरेटिंग रीजन के अंदर अंदर आई है। ऑपरेटिंग रीजन वो रीजन है जहाँ पे आपका ना ही सेचुरेशन है और ना ही आपका कट ऑफ है, तो ये इस कट ऑफ पॉइंट से लेकर इस सेचुरेशन पॉइंट के अंदर अंदर आपकी लोड लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ ज़रा वर्डिंग फॉर्म में लिखी हुई है। नोटिस दैट व्हेन आई बी इंक्रीजेज आई सी इंक्रीजेज, यही हमने कहा किया, देखा भी सही, मैथमेटिकल भी उसको देखा, ग्राफिकली भी उसको देखा, और मैंने बताया भी सही आपको कि अगर आई बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आई सी भी इंक्रीज हो रहा है। एंड वी सी ई डिक्रीजेज, बिल्कुल ठीक है जी, उसी टाइम में आपकी वी सी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। When IB decreases and IC decreases and VCE increases, जब आपकी IB की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस टाइम में आपकी IC भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसी टाइम में आपका VCE जो था वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। एज VBB इज एडजस्टेड अप और डाउन, यानी VBB की वैल्यू हमने जो बेस के ऊपर बाइसिंग वोल्टेज लगाई थी, हमने उसको कहा था कि ये वेरिएबल वोल्टेज है, तो वो अप एंड डाउन उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर मूव्स अलोंग एज अ स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कॉल्ड द डीसी लोड लाइन, इसको हम डीसी लोड लाइन कहेंगे। कनेक्टिंग ईच सेपरेट क्यू पॉइंट्स एट एनी पॉइंट अलोंग द लोड लाइन, वैल्यूज ऑफ IB, IC एंड VC कैन बी पिक्ड ऑफ द ग्राफ एज शोन इन द फिगर 5.4। ये वही वो सारी बात जो अभी मैंने आपको बताई है, वही कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को, करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, IB की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो IB की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, ये क्यों हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ड्रॉ की, क्योंकि हमारे पास VBB जो हमने लगाया था, जो बाइसिंग वोल्टेज लगाई थी वो वेरिएबल वोल्टेज लगाई थी, वो फिक्स वोल्टेज नहीं थी। ठीक है, वो वेरी कर रही थी, वो 0 से 5 वोल्ट पे वेरी कर रही थी। जैसे जैसे वो वेरी करेगी, हर डिफरेंट वेरिएशन पे उसकी IB की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर IB की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो IC भी डिफरेंट आ रहा है, अगर IB IC डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी VC की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, वो वेरिएबल आ रही हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ आ रही हैं, वो वैल्यूज़ वेरी करेंगी तभी हमारे पास वेरी फॉर्म में ग्राफ बनेगा, AC सिग्नल बनेगा, साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनेगी, वेरिएबल वेव फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमारे पास VBB की वैल्यू जो थी वो वेरिएबल हमने लगाई हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ इस ग्राफ से हमने देखा कि एक तो ये चीज़ हमारे सामने आई कि क्यू पॉइंट जो है उसको स्टेबल होना चाहिए, उसको ऐसा क्यू पॉइंट होना चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म के इनपुट के हिसाब से आउटपुट जो है वो सेम आए, और उसकी कोई भी वेव फॉर्म का कोई भी पोर्शन क्लिप ऑफ होके ना आए। हाँ, क्लिप ऑफ होने का क्या मकसद है यहाँ पे, जब मैंने कहा कि अगर ये Q1 के करीब आ रहा है, जैसे जैसे ये Q2 और Q1 जो है ये कट ऑफ के ज़्यादा करीब आ रहे हैं, तो अगर Q1 हमारा सेंटर्ड क्यू पॉइंट होता, जैसे यहाँ मैंने Q2 को रखा है तो ये हमारा सेंटर क्यू पॉइंट होता, तो इस पॉइंट पे जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करती, इस तरीके से वेव फॉर्म ड्रॉ करती, तो उसकी जब हम आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करते, तो आउटपुट वेव फॉर्म में ये हमारा सेंटर क्यू पॉइंट है, इसी को मैं अगर इन्हांस करती हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म आती है तो वो कुछ इस तरीके से आती। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्लिप ऑफ हो जाता, लिमिट हो जाता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रॉपर बाइसिंग नहीं हुई, इम्प्रॉपर बाइसिंग है कि आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म जो है वो क्लिप ऑफ होके आ गई है, लिमिट होके आ गई है। ठीक है, इसलिए हमें बाइसिंग जो है वो प्रॉपर करनी चाहिए ताकि आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो प्रॉपर आए। तो उसके लिए हमें इसको क्यू पॉइंट जो है उसको स्टेबल करना पड़ेगा। क्यू पॉइंट स्टेबल तभी होगा जब हमारे पास उसके कलेक्टर करंट जो है वो स्टेबल होगा। कलेक्टर करंट तभी स्टेबल होगा जब हमारे पास बीटा स्टेबल होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है तो फिर आपका IC भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर IC इंक्रीज कर जाएगा तो आपका जो क्यू पॉइंट होगा वो ज़्यादा सैचुरेशन के करीब जाता जाएगा। ठीक है, अगर सैचुरेशन के करीब जाता जा रहा है तो फिर भी हो सकता है कि उसका पॉजिटिव पोर्शन में भी क्लिप हो जाए या नेगेटिव पोर्शन उस वेव फॉर्म का क्लिप हो जाए। तो इसलिए हमें स्टेबल क्यू पॉइंट चाहिए होता है। हम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें क्यू पॉइंट को स्टेबल करना है, उसकी बाइसिंग को प्रॉपर करना है, तभी हमारे सिस्टम का क्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल आएगा। ठीक है, ओके जी, उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं बुक में, और जितने भी आपके एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, आप उसको लाजमी करें ताकि इस टॉपिक की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।